अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कीम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना खबर की खबर लेके। और पहले देखते हैं कि अखबारात ने किस तरह देखा कौमी इशूज़ को, उसके बाद आगे बात करते हैं। आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियां। चेयरमैन नैब के ओहदे में अबूरी तोसी और भारतीय प्रोपेगेंडा पर आर्मी चीफ के मुंह तोड़ जवाब से मुतालिक है। रोजनामा जंग ने चेयरमैन नैब से मुतालिक सुर्खी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चेयरमैन नैब बरकरार, ऑर्डिनेंस में अहम तरामीम। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी इशू को अहमियत दी। नए चेयरमैन नैब की तकर्रुर तक जावेद इकबाल बरकरार, ऑर्डिनेंस तैयार। रोजनामा एक्सप्रेस ने चेयरमैन नैब के ओहदे में तोसी को नुमाया तौर पर शाया किया। नई तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन नैब बरकरार, ऑर्डिनेंस तैयार। रोजनामा दुनिया ने भी इसी इशू को कुछ इस तरह हाईलाइट किया है। नई तकर्रुरी तक चेयरमैन नैब ओहदे पर रहेंगे। नैब इख्तियारात में कमी, आज ऑर्डिनेंस। नवाए वक्त ने दीगर अखबारात के मुकाबले में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को अपनी लीड स्टोरी के लिए मुंतखब किया है। इसकी सुर्खी के अल्फाज हैं, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, भारतीय मायूसी का सबूत, आर्मी चीफ। अंग्रेजी अखबारात ने भी चेयरमैन नैब की अबूरी तौसी को अपनी लीड स्टोरीज में कवर किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, अनटिल सक्सेसर फाउंड, नैब चेयरमैन टू स्टे। द न्यूज की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, नैब चेयरमैन टू स्टे। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी भी इसी इशू से मुतालिक है, गवर्नमेंट टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस फॉर नैब चीफ्स अपॉइंटमेंट। डॉन अखबार ने इसी खबर को कुछ इस अंदाज से शाया किया है, कंसल्टेशन ओवर न्यू नैब चीफ लैंड्स गवर्नमेंट इन अ क्वांड्री। और दी नेशन ने अपने ग्रुप के अखबार नवाए वक्त की पॉलिसी को ही अपनाते हुए आर्मी चीफ के बयान को फ्रंट पेज की जीनत बनाया। बेसलेस प्रोपेगेंडा ओनली रिफ्लेक्ट्स इंडियन मिलिट्रीज फ्रस्ट्रेशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये थी जी अखबारात की हेडलाइंस। और अब हम अपना रनडाउन आपसे शेयर करते हैं। चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक जावेद इकबाल बरकरार, ऑर्डिनेंस तैयार। मुस्लिम लीग नून में नया तनाज़ा, हमजा और शहबाज इदारों के साथ मरियम नवाज की टकराव की पॉलिसी। आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। रोजनामा दुनिया का इदारिया भी नई मरदमशुमारी और कौमी हम आहंगी के तकाजे इसी हवाले से है। आज हम अपने प्रोग्राम में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्मी चीफ साहब का जो खिताब है, पाकिस्तान भारत के जो मुखालिफ एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज के प्रोग्राम में रोजनामा डॉन में जाहिद हुसैन का कालम द पेंडोरा पेपर्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। और आज टॉप ट्रेंड था ट्विटर का कि डॉक्टर्स लॉन्ग मार्च। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, सलमान साहब, क्या हाल है जी? ठीक है। शफीक साहब, मेरे जो इलाके का एक ज़रा कान टूटा पंजाबी में कहते हैं वो ज़रा है, तो वो मुझे कह रहा था कि रान साहब मेरी मर्जी का SHO लुहाना है। तो मैंने कहा भाई अगर आपकी मर्ज़ी का SHO लग गया तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को हम रखें। उसने कहा जी जमहूरियत का तकाजा ये है कि मेरी मर्ज़ी का आप SHO लगाएं, मैं जो मर्ज़ी करूं कोई पूछने वाला ना हो। अब ये जो चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का मामला है, इसमें भी हुकूमत का स्टांस तो ये है कि भाई हम अपोजिशन लीडर से कैसे बात करें, वो तो खुद नैब को मतलूब है और वो तो नैब की कस्टडी में रहे हैं, उन पे तो तफ्तीश होती रही है, अदालतों में उनके मुकदमात चल रहे हैं, इसके ऊपर खासी लहदे हो रही है। लेकिन तय यही हुआ है कि जी आज ऑर्डिनेंस आ जाएगा और नए चेयरमैन की तकर्रुरी तक जावेद इकबाल साहब भी रहेंगे। एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस आज जारी होगा। हुकूमत की तैयार करदा ऑर्डिनेंस के बुनियादी निकात सामने आ गए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नए चेयरमैन के आने तक चेयरमैन नैब रहेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। चेयरमैन नैब को तौसी न देने की शिक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा दी गई। नैब अदालतों को 90 दिन से पहले मुल्जिम को जमानत देने का इख्तियार भी मिल गया। अब नैब अदालतों में एडिशनल
एडिशनल सेशन जज और साबिक जज साहबान भी तैनात किए जा सकेंगे। दूसरी तरफ काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि ऑपोजिशन के सफ़ों में ऑपोजिशन लीडर के ओहदे का कोई बंदा भी नहीं है। उन्होंने वाजे किया कि कानून में जो भी हुक्म होगा उसे दूर किया जाएगा। ये थी जिस शफीक साहब रिपोर्ट, और आने वाले दिनों तक जब तक नए चेयरमैन का इंतखाब नहीं होता, जावेद इकबाल साहब रहेंगे। और फवाद साहब का आपने सुना अभी शॉर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो चोर से कैसे हम पूछें, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि कोई रास्ता निकल रहा है। क्या रास्ता निकल सकता है राना साहब? इससे पहले मैं एक बात करूँ कि आप जैसे शरीफ आदमी भी होते हुए आपके इलाके में कंप्यूटर कैसे रह सकता है? नहीं, वो क्या मतलब, या मतलब तुम्हारा मतलब ये कि या मैं रहूं या वो रहे? शरीफ आदमी की होती है। अच्छा, आगे चलते देखें, ये बिल्कुल सही कहा फवाद साहब ने कि भाई मेरे पे केस है, मैं कहूँ मेरा तफ्तीशी है, मेरा जज मेरी मर्जी का हो। इसमें माजी में होता रहा, आपने सुना होगा उसका शहबाज शरीफ की, मलक क़यूम से और सैफुर रहमान की। अब वो दौर नहीं है, अब जो है वो एहतसाब होगा और वो बिला इम्तियाज़ होगा। ठीक। और उसमें देखिए ये उसमें जो नए ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, सारे मामला भी चलाने हैं। फिर अगर उन्होंने एक ऑफ़र की कि आप अपोजिशन लीडर को और लें, अब राना तनवीर हुसैन को लें हैं ना, आप उस पे उस कमेटी में ले आए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसको भी चेंज कर दें। लेकिन ये बात जो है देखें, ये अब रैशनली देखें इसको, कानून आइन में है, लेकिन जब एक बंदे का खुद केस हो तो वो ये जजों में एतराज़ करते हैं, जैसे फलां जज को बेंच में होता है, मुझे हम पे आप पे एतराज़ है कि हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल वो फार्मूला जब आपके अपने बात है तो उस पर आप अपने आड़े जाते हैं। और ये कल मैं बाबर अवान साहब को सुन रहा था, वो कहते नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसमें मुशावरत है, लेकिन वो सदर पाकिस्तान से होगी। ठीक। ज़रा वो रास्ता निकालना है कि बंद गली में जो नहीं जाना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि PTI की हुकूमत ने रास्ते निकालने हैं, बिल्कुल डेडलॉक नहीं किया। अब जब तक ये रहेंगे चेयरमैन नैब अपना मौजूदा जो जावेद इकबाल साहब हैं, वो अल्लाह करे कि जल्द हो जाए। कल ऑर्डिनेंस आ रहा है और उसके बाद जो फिर मज़े की बात है कि अपोजिशन लीडर जो है वो फिर सदर मुल्क से वो अपना मुशावरत करे। अच्छा। लेकिन जो मेरी बात हुई 3-4 मुस्लिम लीगियों से, उन्होंने कहा नहीं, हम इस पे नहीं जाएंगे, जो अपना ओरिजिनल है उस पे जाएंगे, ये जो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं। लेकिन फिर साथ ही उनका बयान आ गया अपना शहबाज शरीफ साहब का कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। बिल्कुल सही। यानी यहाँ भी उन्होंने जो एक पॉलिसी चल रही है टकराव की नवाज शरीफ की और मरियम की, उससे उन्होंने कहा नहीं, मैं जो आइन और कानून के मुताबिक होगा उस पर फैसला करूंगा। आइन कानून के मुताबिक फैसला यही है कि जो ऑर्डिनेंस आएगा, जो नया उसमें बनेगा, लीगल फ्रेमवर्क बनेगा, उसके मुताबिक करेंगे। ये अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट और इदारों की तरफ जा रहे हैं। और नवाज शरीफ के बारे में क्या बात करनी है, मरीम के नवाज क्या बात करनी, वो अभी करता हूं मैं आपसे। वो तो 23 में इलेक्शन, वो तो 23 के इलेक्शन में है ही नहीं। मैं अभी आपसे करता हूं इस पर बात। सलमान, जो नई क्या नाम है कानून साजी हो रही है नैब के वाले से, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें अपोजिशन की राय जो है और तजावीज़ को भी सामने रखा गया है, ताजरों की तजावीज़ को भी सामने रखा गया है, और सिविल सोसाइटी की तजावीज़ को भी सामने रखा गया है। और कोशिश की गई है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल बनाई जाए जिसमें नैब अपना काम भी करे, और जो एक राय, अमूमी राय थी कि बहुत सारी चीज़ों में बेजा मुदाखलत होती है, वो भी रुक जाए। तो एक अच्छा फैसला है। देखिए, पहले ये चेयरमैन नैब हैं कौन? चेयरमैन नैब वो हैं जिनको माजी की दोनों बड़ी जमातों ने, हाँ बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने इनके ऊपर एतमाद किया था। हाँ आपको मालूम है अच्छी तरह। बिल्कुल, ये उन्हीं का नाम है ना। हाँ। अच्छा, अब इसका मतलब है कि चेयरमैन नैब की जब तकरीरी हुई थी तो इन दोनों जमातों ने इत्तफाक किया था कि ये सबसे ज्यादा बेहतर फर्द है। अब जिस वक्त उनकी एक्सटेंशन की बात आ रही है, या उनको जरा उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात आ रही है कि जब तक नए चेयरमैन नहीं आते वो काम करते रहें, तो पीपल्स पार्टी को PMLN पे एतराज क्यों है? एतराज इस बात पे है, मैं आपको असल बात बताता हूँ, वो ये है कि इनको लगता ही है कि 2023 के इंतखाबात से पहले अगर जो नैब के अंदर मुकदमात हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाते हैं तो बहुत से लोग उसके अताब में आएंगे। अब हो ये रहा है कि उनका ख्याल है कि चेयरमैन नैब के ऊपर शायद हुकूमत और अपोजिशन का उस पर इतफाक ना हो सके नए चेयरमैन नैब पे, तो ये मामलात लटक जाएंगे और उन मामलात को इल्तिवा में डालकर हम जो है अपने आप को बचा सकेंगे। अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसमें नए जजेस की तकरीरी भी है और जो अपना रिटायर्ड जजेस होंगे हाई कोर्ट वगैरह के। अच्छा, इसलिए कि आपको पता है कि हुकूमत ने ये वादा किया था कि नए जजेस जो है, नई अदालतें जो है वो बाकायदा बनाई जाएंगी। अच्छा, 100 कुछ, अब उनका कहा फिर 35 बनेंगी, अब कहा जा रहा है 17 के करीब इमीडिएट होंगी। आपने ताजिरों की बात की है कि ताजिरों को जो तहफुजात थे, हमारे सरमायादारों को जो तहफुजात थे, उनको भी दूर करने की कोशिश की गई है। तो ये एक जामे पैकेज है
इसमें तमाम फरीकैन ऑन बोर्ड हैं। अगर ऑन बोर्ड नहीं है तो सिर्फ वो अपोजिशन जमातें जो ये समझती हैं कि अगर चेयरमैन नैब कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमारे लिए एक रस्सा जो है ना वो टाइट होगा। उसकी वजह है, देखिए इस वक्त मुकदमात जो चल रहे हैं ना, हुकूमत ये चाहती है कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ये दुरुस्त है या गलत है, अदालतें इनका फैसला करें। अब ये 2023 के इंतखाबात से पहले पहले अगर इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो आपको फिर एक इत्तफाक राय पे जाना होगा। अच्छा, अब चेयरमैन नैब की तकरीरी पर इतराज जो हो रहा है वो इतराज क्या है? इतराज यह है कि शायद ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, इनका हुकूमत न्याजी हुकूमत का इनका गठजोड़ है। सवाल यह कि आपके पास मुतबादल तजावीज़ क्या है? जब भी आपको याद है उस वक्त भी जिस वक्त ये एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी और इसमें अमेंडमेंट की बात आ रही थी तो उन्होंने अमेंडमेंट्स क्या पेश की कि हमारे मुकदमात जो हैं खत्म किए जाएं। और इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में भी ये कहा। उसका मतलब अगर वो इत्तेफाक हो जाता तो आज ये सारे जो है ढोल पीट रहे होते और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है जी, इनकी अपॉइंटमेंट सबसे बेस्ट है। इसलिए कि अब अगर हुकूमत कंप्रोमाइज नहीं कर रही है तो इनको फिर जो ना इनके पेट में मरोड़ दो। साहब, मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है और जावेद इकबाल साहब काम कर रहे हैं, इसमें जो अपोजिशन के वो लोग हैं जो पार्लिमानी निज़ाम को टो करते हैं और उसके ऊपर यकीन रखते हैं, उनकी खामोश हिमायत हासिल है। और जब बहुत सारी अमेंडमेंट हो रही हैं जिसके अंदर अब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी, ताजरों के हवाले से भी, पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी, तो जो उनकी रिजर्वेशंस हैं उन्हें किसी हद तक एड्रेस कर लिया गया है और खामोश एक कंसेंसस जो है वो मौजूद है। आप की तो इतलात जो है, क्योंकि आप अंदर से खबर लेके आते हैं, आपकी इसके हवाले से क्या इतलात? देखिए, ये 22 साल बाद 99 के बाद बड़ी पेशरफ्त हो रही है कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरामीम आ रही हैं। और इस हवाले से माजी में भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 2010 में पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग को इस नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम पर आमादा करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ उस वक्त नून लीग की क़यादत इस पर आमादा ना हुई। और अब काफ़ी अरसे से जो है वो दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से ये मुतालबात आ रहे थे कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम लाई जाएं। और उसमें जो तरामीम अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाई जा रही है उनमें एक सबसे बड़ी जो डिमांड थी अपोजिशन की वो ये थी कि नैब कोर्ट को ज़मानत का अख्तियार दिया जाए, क्योंकि इसके पहले तो ज़मानत के लिए हाई कोर्ट में रजू करना पड़ता था। तो ये तो उसमें जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसमें ये उनका मुतालबा जो है वो शामिल हो चुका है। और इसी तरह जो है अगर इसके बाद पार्लियामेंट में ये मामला लाया जाता है, जिस तरह बाबर अवान कह रहे थे कि अगले सेशन में हम इसको बिल की सूरत में पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं, तो फिर अगर अपोजिशन को भी मौका मिलेगा कि उनको एंगेज किया जाएगा तो उनके मज़ीद जो डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मुतालबा हो सकता है दूसरा वो ये है कि जो 90 रोज़ का रिमांड है उसको जो है 14 रोज़ तक किया जाए। और दूसरी भी उनकी जो तरामीम है उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मशावरत की जो शिक बरकरार रखी गई है ऑर्डिनेंस में, इससे मुझे नहीं लगता कि मशावरत से चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला तय हो सकेगा। मुझे तो लगता है कि ये मामला पार्लियामानी कमेटी में जाएगा, क्योंकि मशावरत में तो मुझे डेड लॉक ही हुकूमत और अपोजिशन में नजर आता है। उसी तरह जिस तरह इलेक्शन कमीशन के जो 2 अरकान है पंजाब का और केपी के लिए, उसमें भी जो है मुझे डेड लॉक नजर आ रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी का मामला है वो भी कमेटी के पास जा रहा है। और अगर अपोजिशन इसको चैलेंज करती है, जिसका पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐलान कर चुकी हैं कि अगर ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आती है तो वो अदालत में जाएंगे, तो फिर हतमी जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, फिर वो फैसला जो है उस पर ही अमल दरामद होगा, उसके मुताबिक ही जो है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो हमारे चेयरमैन नैब हैं उनकी रिकवरी के हवाले से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ सवालात भी हैं, कुछ इतराज़ात भी हैं कि जो नैब के केसेस हैं उनकी जो प्रोसिक्यूशन का मामला है वो बड़ा वीक है। और जो ये फैसले हैं वो जो है वो नैब जो है वो करवाने में जो है उस तरह कामयाब नहीं हो सकती की जा रही है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि हमजा साहब का एक बयान सामने आया और उनका जी हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं।
अब जो मेरी इतलात हैं कि एवन फील्ड केस में जो इन्होंने मरियम साहिबा ने दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसमें फिर एक दफ़ा उन्होंने इदारों पे इल्ज़ामात लगाए और मुख्तलिफ बयानात साबिक जजेस के, और फिर बराह रास्त नाम लेके उन्होंने कुछ इदारों के और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। ऐसा लगता है कि जो इदारों के हवाले से नुक्ता नज़र है मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का, उस पे अब मेरी जो इतलात हैं वो ये कि अब वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी और हमज़ा साहब भी। मरियम साहिबा ने अब जो लास्ट अपनी इनिंग खेली है वो ये है कि उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि एवन फील्ड के अंदर जो दरख्वास्त दी उसमें उन्होंने बेतहाशा उस पर इल्ज़ामात लगाए। आप ठीक कह रहे हैं, उसमें पिटीशन में देखें, पूरी पिटीशन मैंने पढ़ी है। उस पिटीशन में जो उनका केस है कि मुझे अब जो अपील है, केस के हवाले से अपील नहीं, उन्होंने उस पिटीशन को इल्ज़ामात की पिटीशन बना दिया है। अपनी सफाई में ये नहीं कहा कि भाई ये मनी ट्रेल हमारी कहाँ से आई, हमने ये क्या किया, वो इस हवाले से, अपने केस के हवाले से, अपनी पिटीशन के हवाले से लोग कोई भी जिक्र नहीं किया। यानी उसको एक इल्ज़ामात का एक और पलंदा बना दिया, क्योंकि मीडिया में अगर आएंगे तो मीडिया में वो नहीं करेगा, इन्होंने उसको पिटीशन का सहारा लिया है। फिर आपने बताया कि भी हमजा शहबाज और उसका बयानिया और मरीम का बयानिया और है। नहीं, शहबाज शरीफ का बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया और है। मरीम के पीछे जो ये नवाज शरीफ है, शहबाज इसमें मरीम नवाज खुद कुछ नहीं है। इस तरह जो शहबाज हमजा जो है वही वो कह रहा है जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं। ये बड़ी, अब देखिए अब ये एक दोराहे पे आ गई मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ और उनका बेटा वो अपना कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ हैं, और शाम को बयान आया था मरीम नवाज का, जो पिटीशन सुबह पिटीशन करते हैं, शाम को इनका बयान आया था कि नहीं हम इदारों के साथ हैं, और वो नाम लेके पहले नाम लेके वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं हमारे फोर्सेस के बंदों को। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही है कि उन्हें पता है कि 2023 के इलेक्शन में वो दोनों नहीं हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये इस हद तक वो आगे चले गए हैं। और मेरा ख्याल है इनको ना यहाँ रोकना होगा। मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप आज़ादी इज़हार है, सब कुछ है, लेकिन जब आपकी आज़ादी इज़हार रहा है मेरे गले तक आ जाए और आप फोर्सेस को डायरेक्ट अपना शुरू कर दें, तो वो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर उनका इतराज़ भी कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी पिटिशंस को जिसमें आप जब तक वो रिव्यू नहीं करती, जिन्होंने कहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं, वो उस वक्त ये पिटिशन मेरे ख्याल में सुनी ही नहीं जानी चाहिए। ठीक है सलमान, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी 1-2 रोज़ पहले एक चैनल पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी जो एक्सटेंशन के ऊपर वोट का मामला था वो मुस्लिम लीग नून का मुतफिका फैसला था, तो मैं उसे कैसे गुनाह करार दे दूं। मरियम साहिबा ने आपको याद होगा कि कहा था कि जो एक्सटेंशन वाले मैं उस गुनाह में शरीक नहीं हूँ। तो मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि अब लोग अक गए हैं और वो बर्दाश्त से बाहर निकल के अब उनकी जबान पे बात आना शुरू हो गई, और मरियम आहिस्ता आहिस्ता, आपको नहीं लग रहा कि एक विलन के तौर पे उभर रही है नून लीग? मैंने अपने इन्हीं प्रोग्रामों में बार बार कहा था कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ना, खास तौर पे जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना परेशान है। उनको समझ नहीं आ रही कि हम किसका साथ दें। अब आप देखिए, कल वो राजनपुर में पहुंचे हुए थे हमजा शहबाज शरीफ और जनूबी पंजाब में, और कह रहे थे कि बड़े तारीखी हमारे इस्तकबाल हुए हैं। और दूसरी तरफ कल मरियम ने कॉन्शियसली, देखिए इन तमाम मुकदमात को पॉलिटिसाइज करना उनका एजेंडे का हिस्सा है, और वो ना सिर्फ अपने मुकदमात को पॉलिटिसाइज कर रही हैं बल्कि इदारों को टारगेट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? ताकि ये जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जिस दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उसको रोका जाए। वो किसी सूरत में नहीं चाहती कि हमजा शहबाज और वो जो है वो अपना एक रास्ता निकालें यहां से। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर बेचैनी ये पड़ गई है कि एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है और दूसरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इस टकराव की वजह से आप देखिए कि पार्टी वाज़े तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अब पार्टी के लोग बरमला इतराफ कर रहे हैं ना कि हमारी पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अब ये जो कहा जा रहा है कि क़यादत इसका फैसला करे, अब वो क़यादत से मुराद क्या है? यानी नवाज शरीफ साहब फैसला करें। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो हमजा शहबाज पे और शहबाज शरीफ पे फैसला करना नहीं चाहते, वो फैसला करना चाहते हैं मरियम पे। अच्छा, अब शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि जनाब हम मैदान के अंदर हैं, हम यहाँ कुर्बानी दे रहे हैं, हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप जो है बात वो कर रहे हैं जो इदारों से बराह रास्त टकराव पैदा करेगी, जिससे खानदान के मफादात भी मुतासिर होंगे, जिससे पार्टी के मफादात भी मुतासिर होंगे। इसलिए आप देखिए लड़ाई अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच। सलमान साहब, यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग ये भी कहते हैं ना कि बाप बेटी की मोहब्बत में पार्टी को बर्बाद कर रहा है। मैं तो आपसे पहले कह रहा था ना कि अभी हमने 3 दिन पहले कहा था ये विरासत की लड़ाई हो रही है, ये कोई पार्टी की लड़ाई थोड़ी है,
ये तो विरासत की लड़ाई है, यानी बाप अपनी बेटी को देखना चाहता है और जो है दूसरा जो है शहबाज शरीफ वो अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं। तो अब इस लड़ाई के नतीजे के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक नहीं है। और ये जो खास तौर पे कहा ना कि 2023 के इंतखाबात से पहले अगर ये कन्फ्यूजन मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात खत्म ना की तो आप देखिएगा कि पार्टी और ज्यादा इंतशार का शिकार होगी। ये जो भी ढंडोरा पीट रहे हैं ना कि फना लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और फना लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ अरसे के बाद आपको लगेगा कि लोग शहबाज शरीफ से भी डिस्टेंस रखेंगे और मरियम से भी डिस्टेंस रखेंगे, उनको समझ नहीं आएगी, वो कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। खैर साहब, कल साद रफीक साहब के घर एक इजलास हुआ, 5 घंटे चला और उसमें अब्बासी साहब थे, उसमें राना सनाउल्लाह थे, उसके अंदर ख्वाजा आसिफ थे, राना तनवीर थे। ये तो सारा एक वो लोग हैं जिनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और वो एक ख़ास किस्म का नवाज शरीफ के बयानिए को निगेट करते नज़र आ रहे हैं। ये कल 5 घंटा वहाँ बैठे रहे और इस नतीजे में पहुँचे। जुमला तो ये है कि जी नून लीग में कन्फ्यूजन ख़त्म की जाए। असल इस कन्फ्यूजन ख़त्म करने का मतलब ये है कि जनाब अब हमें फ़ैसला लेना है कि हमने कहाँ पे जाना है, किसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि अगर ये इसी तरह रहा तो उनका कहना यह कि अगले इंतखाबात में हमारा भी फ्यूचर तबाह हो जाएगा। राना साहब, इसमें मफाहमती बयानिए की लीडरशिप जो है वो नुमायाँ थी, लेकिन इसमें जो है वो मज़ाहमती लीडरशिप से तल्लुक़ रखने वाली जो लीडरशिप है, शायद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद भी इस इजलास में मौजूद तो मज़ाहमती नहीं है, वो तो दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो खेलता दोनों तरफ है, लेकिन वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ही नुमाइंदा है। अच्छा, 5 घंटे बात हुई, आप ही शहबाज शरीफ को कहते हैं कि 5 घंटे बात हुई, तो मेरी इत्तला तो ये कि ख्वाजा आसिफ और अब्बास साहब के तो आपस में बोलचाल भी बंद है, तो ये इशारों में बात होती रही, क्या होता रहा 5 घंटे, किस तरह हुआ? असल में ये जो दोनों बयानियों की लीडरशिप है ये कंफ्यूज भी है और परेशान भी है और मायूस भी है। तो इस मायूसी के नतीजे में वो ये इजलास हुआ है और इसमें खुलकर जो है और ये सारी जो फिक्रमंदी है, इसमें मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये हमारे नून लीग की लीडरशिप ही फिक्रमंद नहीं, एक हमारे सहाफ़ी हजरात जो नून लीग के साथ बहुत ज़्यादा जिनकी अटैचमेंट है, जिनमें हमारे दोस्त सलमान गनी भी शामिल हैं, तो ये भी बड़े फिक्रमंद हैं कि हम किस साइड पर जाएं। हम ज़हमती बयानिए के साथ जाएं, मरियम नवाज के साथ जाएं या शहबाज शरीफ के साथ जाएं। तो इस तरह उनको भी जो है वो हमें बड़ी जो इन्होंने शरीफ खानदान ने साफियों को भी तकसीम कर दिया, वो कंफ्यूज है। और इस तरह एक कोशिश की जा रही है कि एक कोई इसका कोई हल निकाला जाए और इसी की बुनियाद पर इस इजलास में ही ये फैसला हुआ है कि ये इस इजलास की पूरी जो कार्रवाई है वो नवाज शरीफ साहब के नोटिस में भी लाई जाएगी और शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में भी लाई जाएगी और ये उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि जो वाज़े पॉलिसी का अख्तियार है वो वाज़े होना चाहिए और दूसरा उसके साथ जो हिकमत अमली बनाने का अख्तियार है। इसी प्रोग्राम में राना साहब, इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 53 लोग हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ MNAs MPs हैं जिनका ग्रुप, अब वो ग्रुप और एक्सपेंड बढ़ता जा रहा है। अब इस तरह की मेरी बात, अब ये ग्रुप बढ़ता जाएगा और इन्होंने ये प्लान उन्होंने ये प्लान किया है कि जो इनके ये मुफाहमती ग्रुप है ये पूरे अजला में जाएगा, लोगों को कन्विंस करेगा कि भाई आप इधर देखें उधर ना देखें। बिल्कुल ठीक है। अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, कल 5 घंटे इजलास हुआ है जिसमें ये सारे लोग मौजूद थे। अब्बासी साहब थे, ख्वाजा आसिफ थे, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद साहब, और इनका ये कहना था कि जो नून लीग है वो अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करे। आप एक अरसे से सियासत में हैं और आप देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता एक तीसरा ग्रुप भी बन रहा है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई से तंग है और वो ये समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल भी दाव पे लग रहा है इस लड़ाई से? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। असल में ये हम समझते हैं इनकी सियासी स्ट्रेटजीज हैं, उनकी हिकमत अमली है PTI गवर्नमेंट को के मुकाबले में खड़ा होने की या इसको किसी तरह कमजोर करने की। तो पहले तो उन्होंने अपना जो मुफाहमती बयानिया उसको ट्राई किया। आपको पता है कि बड़े अरसे खामोशी रही, इनके ट्विटर बंद रहे और इन्होंने जुबैर उमर साहब ने जाके मुलाकातें की और आगे पीछे से कोशिशें की। वो जब बयानिया इनका उस पर इनको कुछ हासिल ना हुआ, इन्होंने कोई डील करने की कोशिश की, इमरान खान साहब पे दबाव डालने की कोशिश की, हमें कोई रास्ता मिले, तो इन्होंने फिर मज़ाहमती बयानिया कुछ अरसे के लिए ट्राई किया। हम आज भी समझते हैं कि ये एक ही हैं, ये सिर्फ 2 तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से बड़े भाई
और छोटे भाई, ताकि किसी तरह इनकी कोई चीज जो है वो इनके हाथ में आए। लेकिन इनके मुकाबले में इमरान खान कदोकामत, सियासी कदोकामत के हवाले से, अपनी सियासी साख के हवाले से जो है वो बड़े नाकाबिले तस्खीर साबित हो रहे हैं। इनकी जितनी तहरीकें थी उनमें कोई दम खम नहीं था। ये ज़िमनी इलेक्शन हारे, ये कश्मीर जीबी का इलेक्शन हारे, तो एक सेटबैक हुआ है, इधर उधर की ये कर रहे हैं। बिकॉज ये इस तरह का इन्होंने बिहेव करने की कोशिश की जिस तरह कोई खासकर जो मज़ाहमती बयानिए वाले, ये कोई नए लोग हैं, को बड़ा ज़बरदस्त इनके इनकलाबी आइडियाज़ हैं। हालांकि कौम ने इस दवाई को इस्तेमाल किया और इस दवाई से कौम को बदहज़मी हुई है 30-40 साल। तो हम समझते हैं कि ये राइट लेफ्ट मार के कहीं आगे बढ़ने की कोशिश है। इसमें ना इनकी कोई सोच बदली है, ना इनकी कोई अप्रोच बदली है, और ना इनका तरीका कार जो है वो बदला है। ये एक मोरूसी पार्टी है। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई है, विरासत इनके छोटे के घर जाएगी कि बड़े के घर जाएगी, इससे ज्यादा कोई बयानिया लोगों को बेवकूफ बनाने की। ठीक है सर, आपने एक बात तो देखे ना आखिर में कही कि हाँ इतनी लड़ाई तो है कि विरासत का कि किसके घर जाएगी, तो इससे बड़ा सर इख्तिलाफ क्या हो सकता है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ये असूल पे, किसी बयानिए पे, किसी का इख्तलाफ नहीं है। दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप चाहता है कि मरियम के पास इक़्तिदार आए, उधर उनकी दाल गलती है, और दूसरा ग्रुप चाहता है कि वो जो है ना शहबाज शरीफ साहब के पास आए। इससे ज्यादा बयानिए की तफरीक का कोई इशू नहीं है। लड़ाई है और सख्त है। हमारे साथ ये कुलीग्स हैं, हम सबसे मिलते भी हैं, हमें अंदाजा भी है, टेलीविजन टॉक शो में भी बड़ा वाज़ेह डिवाइड है। लेकिन इस डिवाइड का ताल्लुक किसी नजरिए सोच से नहीं है। आज अगर नवाज शरीफ चाहें तो ये खत्म हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ को भी सूट करता है कि शायद इधर से रास्ता बन जाए या इधर से बन जाए। एक जब मरियम ने कह भी दिया था कि मुजामत करके तो हमने मुफाहमत करनी है, तो एंड ऑफ द डे ये चाहते हैं कि इनको बेहतर डील मिले इलेक्शन से। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की जो अप्रोच है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा प्रैग्मेटिक है। वो समझते हैं कि अगला जो इलेक्शन है उसमें उनको अच्छा माहौल मिल जाए। आखिरी सवाल एक मैंने सदा करना है, मरियम दानिस्ता इदारों के ऊपर तनकीद कर रही हैं, इल्ज़ामात लगा रही हैं, और इस बात के बावजूद कि वो इदारे पाकिस्तान के हैं, बाकायदा नाम लेके मरियम जो हैं वो सारा कुछ करती हैं, और यही नैरेटिव भारत का भी है। तो ये कोई ये इत्तफाकी आपस में चीज़ें मिल रही हैं या ये किसी दानिस्ता मंसूबे के तहत ये सारा कुछ इस तरह बोला जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, वो आगे पीछे हाथ पाँव मार रहे हैं और वो बहुत सारी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और वो उनकी बातें हमारे दुश्मनों को सूट करती हैं, और उनकी बातों का हमारे इदारों को, मुल्क की यकजहती सलामती को नुकसान पहुंचता है। ज़ाहिर है 3 दफ़ा एक आदमी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, अगर उसकी बेटी या उसकी जो भी आगे वारिस है वो खड़ी होकर इदारों को इस तरह बदनाम करेगी तो उसमें बिल्कुल नुकसान होता है, इदारों की साख डैमेज होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उन केसेस से बचाने के लिए, अपने आप के लिए इदारों को प्रेशराइज करके कोई रिलीफ निकालने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया सर, नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बास साहब, मैंने थे पीटीआई के। एक शख्स और हाँ ले लें, एक मुख्तसर सी बात करनी है कि ये नून लीग के अंदर जो लड़ाई है इससे एक शख्स और बहुत ज्यादा परेशान है, उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। वो तो सो ही गए ना, वो सो ही गए। एक ब्रेक लेते हैं जी, और फिर हम सब मौलाना फजलुर रहमान साहब के गम में शरीक हैं कि वो अल्लाह ताला उन्हें फिर अल्लाह ना करे कि में लाए, और देखते हैं कि वो फिर वही कश्मीर कमेटी वाले गेम होती है। यानी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए
घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक। और आज तमाम अखबारात ने वफाकी काबीना की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने के फैसले को अहमियत दी है। सारे अखबारात ने आलमोस्ट इस पर किया। उसकी कुछ जो शिकें हैं, कुछ उसकी जो जुज़ियात हैं, वो KMQM ने बाज़ तजावीज़ की मुखालफत की और मौसम आगे से फिर बहुत सारी इस पे बातें होती रहीं कि क्या कैसे किस तरह होगा। एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद आते हैं। और इसमें रोज़नामा दुनिया का इदारिया जो है नई मरदमशुमारी और कौमी हमांगी के जो तकाज़े हैं उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। और उनका ये कहना है कि ये फ़ैसला तो ठीक है, और लेकिन इसके ये कि इंतखाबी शफाफियत की तरफ ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी अगर हम मरदमशुमारी करने में कामयाब हो जाते हैं। और सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात जो हैं उन्हें दूर करने का फ़ैसला किया। डेफिनेटली वो एड्रेस हो रहे हैं और इस तरह की इंडिकेशन भी मिली हैं कि जो काबीना में जब बहस हुई तो बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया गया और तमाम फरीकों को एतमाद में लेने के बाद इस तरफ जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वफाकी काबीना ने आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला कर लिया। MQM अरकान ने मजमूई तौर पर मरदमशुमारी की सिफारिशात के हक में वोट दिया। अलबत्ता अरकान ने मुतालबा किया कि मरदमशुमारी के लिए डिफेक्टो तरीकाकार अपनाया जाए। इस हवाले से वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि वफाकी काबीना ने जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मरदमशुमारी की तजवीज़ जल्द मुश्तरका मुफादत कौंसिल को भेजी जाएगी। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि मरदमशुमारी 5 साल के वक्फे से होगी। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, और मैंने कहा ज़रा इस पे उनसे राय लें, उनसे बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। कंवर साहब, आज नई मरदमशुमारी का फैसला हो गया, ये कितना करसा लग जाएगा सर इसमें? और ये जो एक इंतखाबात का अपोजिशन ने किया था जल्द होने वाले, वो तो मेरे ख्याल में मट्टी पड़ गई उस पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो है मरदमशुमारी जो है ये तकरीबन 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि तमाम डाटा मौजूद है और तमाम जो है इसका होमवर्क किया हुआ है, स्ट्रेटजी तैयार की हुई है। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये मरदमशुमारी हो जाएगी। और ये वफाकी हुकूमत का ये फैसला बहुत खुश आइंद है, क्योंकि 2017 की मरदमशुमारी जो थी वो मुतनाज़ा हो गई थी, बिलखसूस कराची के और सक्खर और हैदराबाद के मामला को देखते हुए। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला था कि हम इसको मुश्तरका मफादात कौंसिल में ले जाएंगे, और फिर वहाँ ये फैसला हुआ था कि 5% जो है इसकी दोबारा थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाई जाएगी। लेकिन वो मामला सियासी तौर पर ऐसा मामला इलेक्शन आ गए 2018 के और बाकी और दीगर मामला सामने आए, जिसकी बना पर वो मुश्तरका मफादात कौंसिल का वो फैसला 5% खसूसी तौर पर थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाना था, उस पर अमल दरामद ना हो सका। उसका हाल ये निकाला कि हम दोबारा एक नई असर नौ जो है वो मरदमशुमारी करवा देते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये इसमें कुछ एतराज़ात भी सामने आए और वो माजी में भी इस पर एतराज़ात आते रहे हैं, तो नई मरदमशुमारी में आप समझते हैं कि हमें उन एतराज़ात को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? ये दरअसल इसमें एक अहम मामला पेश आया है जिस पर के हमारी वफाकी काबीना के 2 वज़रा ने भी इस पर एतराज़ किया है। खास तौर पर लॉ मिनिस्टर जो हैं फरोग रशीद ने भी, और अमीन हक जो है IT के मिनिस्टर, उनका कहना यह है कि डेमोग्राफी के तौर पर जो है ये मरदमशुमारी कराई जाए, यानी जो लोग वहाँ रहते हैं उसका नाम का इदराज होना चाहिए। हमारे यहाँ पहले 2017 में ये हुआ कि जो वहाँ नहीं, उनकी रिहाइश वहाँ थी लेकिन उनके जो परमानेंट एड्रेस थे वो दीगर इलाकों में थे, तो उन्होंने वहाँ उनकी मरदमशुमारी करवा दी, वहाँ उनको छोड़ दिया, जिसकी बना में मुतनाज़ा हुआ।
अब MQM के दो अहम वज़रा का कहना यह है कि जहाँ लोग रहते हैं, जिस फ्लैट पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो उनका जो है इदराज कर लिया जाए। तो ये उनका पॉइंट दुरुस्त है बैनुल अवामी कानून के मुताबिक। अच्छा सर, ये बताइए, अगर उनका ये एतराज़ मान लें तो लाहौर को भी, हमें भी एतराज़ था कि हमें भी मरदमशुमारी में असल जो हमारी तादाद थी होने की, लाहौर में और कराची में लातादाद लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए आते हैं, लेकिन जैसी छुट्टियाँ होती हैं, जैसी तातीलात होती हैं, कोई बात होती है, वो अपने घरों में चले जाते हैं। बल्कि हम तो बतौर साफ़ी सुर्खी लगाते हैं कि लाहौर खाली हो गया, परदेसी चले गए। तो क्या वो लोग जो यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं और फॉर अ शॉर्ट पीरियड वो यहाँ काम करते हैं, उनको भी हम लाहौर में ही तस्वुर करेंगे या कराची में तस्वुर करेंगे? यही MQM का मामला है, लेकिन जहां तक हमने पढ़ा है, देखा है, अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। जब तुर्की में मर्दमशुमारी होती है तो 24 घंटे का कर्फ्यू लग जाता है कि जो घर में है घर में रहें, ताकि जो उनकी टीम आए मर्दमशुमारी के शुमार को ना, तो उसका इंतजार कर लें। तो बेशक वो ईद पे जाए के लिए, वो तो वहीं जहाँ हो गए वहीं उनका वो जो है मर्दमशुमारी काउंट हो गई। तो ये एक बैनुल अक़वामी तरीका है। ठीक है कि हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में कोई स्वात चला गया या वज़ीरिस्तान चले गए या कराची चले गए, तो ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट मेरे ख्याल में अभी तो काफी अर्सा है। मुमकिन है वफाकी हुकूमत जो है वो MQM के दो अहम वज़रा की ये जो खदशात हैं वो दूर कर दें, उनको मुतमईन कर दें, तो मामूली बात है, ये तो ठीक हो जाएगा मामला बैठ के। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। अच्छा जी सलमान साहब, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो अहम बातें हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा का सख्त नोटिस और पाकिस्तान हर्जा सराई का मकसद दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाना है। भारतीय फ़ौज फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और अभी ताज़ा तरीन ये कि चीन ने भारत के अंदर घुस के और एक पुल और उसके ऊपर जाके उन्होंने अपना झंडा लगाया है, वहाँ पे रहे। भारतीय फोर्स ऐसा लगता है कि डीमोरलाइज हो गई है और अब वो सिर्फ इंडियन फिल्मों के अंदर हीरो नजर आते हैं। और कोर कमांडर ने आज इस पे बात की है। देखिए ऐसा राना साहब, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें एक ऐसा हमसाया मिला है जो हर वक्त किसी ना किसी मनफी सरगर्मी के साथ पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश करता है। और ये जो इस वक्त उसका पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है या मुस्लिम दुश्मनी का एजेंडा है, वो इस वक्त खित्ते की सियासत में इतना बालादस्त हो चुका है कि वो किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है ना कोई ऐसी सियासत की जाए जिसका फ़ायदा जो है ना वो पाकिस्तान को। और आप देखिए अफगानिस्तान का सारा मलबा वो पाकिस्तान पे डालकर दुनिया में ये बावर करवा रहा है कि असल कसूरवार जो वो आपके ये लोग हैं पाकिस्तानी। अच्छा, अब आप ये देखिए, एक तरफ वो मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तीसरी तरफ वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने जा रहा है। कल मैं मिला था साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से, वहाँ डॉक्टर हसन अस्करी भी थे, डॉक्टर रसूल बख्श रईस भी थे। इन सब ये लोग ये कह रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो हिंदुस्तान का मनफी एजेंडा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इस रीजनल पॉलिटिक्स के खिलाफ। और ये जो नई तकसीम हो रही है उसमें वो अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है और वो अपना गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पे निकाल कर पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए वो उसने सफारती तौर पर डिप्लोमेटिकली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और अमेरिका की हमायत के साथ वो पाकिस्तान को यहाँ आइसोलेट करना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया है ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि हमें हर सूरत में भारत से के बारे में कॉन्शियस भी रहना होगा और अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजी को इस अंदाज से डील करना होगा कि हम भारत की जो जारियत है उसका मुकाबला कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब आते हैं बड़े एक इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ। डॉन में जाहिद हुसैन साहब का एक कॉलम है, उसके कुछ नकात में आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि जी, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत में शामिल वज़रा का एहतसाब मुमकिन हो सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि जी एहतसाब के अमल पर लोगों में कमी है एतमाद की इदारों के हवाले से। फिर उनका ये कहना है कि ऑफशोर कंपनियां बनाने का मकसद क्या और क्यों बनाई जाती हैं, और ये पैसे किस तरह बाहर जाते हैं और गैर कानूनी जायदादें कैसे बनती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। और फिर उनका कि ये जो सारे मामलात एक अरसे से पाकिस्तान फेस कर रहा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। शफीक साहब, क्या वज़रा का एहतसाब मुमकिन है? बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ने, जब प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट फोरम पर उन्होंने कह दिया और कैबिनेट मीटिंग ने इसको इंडोर्स किया है कि तमाम जो हैं सबका एहतसाब होगा, और उसमें चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे
कोई रिटायर्ड फौजी हो, सबका एहतसाब होगा। तो फिर उसमें इंतज़ार करना चाहिए, पंजाबी में ना तौला नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी। हम चाहते हैं ना कि ये अगर ये एक कानून कुछ आया, कोई सी बात आ गई, उस बंदे को हैंगे माए, यानी उस बंदे को आप फांसी लगा दें, पहले उसका ट्रायल करें, देखें जो उस पेंडोरा लीक्स ने जो चीज़ें दी हैं क्या वो ठीक भी हैं कि नहीं हैं। मैं कल भी हमने बात की थी कि पेंडोरा जो लीक्स हैं उन्होंने इतना कुछ पैसे लगा के इतनी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये उन्होंने करना गवारा नहीं किया, क्योंकि सनसनी फैलाने के लिए करते हैं ना। फिर कल फवाद साहब ने ये बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा कि भाई देखें, जब उनसे सवाल हुआ प्रेस का, उन्होंने कहा भाई देखें अब मीडिया मालकान जो हैं वो अपना उनके नाम भी हैं, लेकिन उसमें जो है कि वो अपना नाम नहीं लेते। अगर इतनी आज़ादी इज़हार है और इतनी सब कुछ है तो अपना नाम भी लिए ना, जो उनका नाम है अपने नाम वो लेते नहीं और पूरे सियासतदानों की तरफ पड़े। देखिए ये जो एहतसाब है ना, ये सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं है, क्योंकि ये अपना हमारे जो अपना पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन है वो अपना इजी पाई है, उनको आराम से उन पर अटैक हो सकता है, तो उनको आप जितना मर्जी तगड़ा लगा दें। ये नहीं होना चाहिए। सबके साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबके साथ इवन हैंडेड चलना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो हमें वेट करना चाहिए, और जिन लोगों के नाम है उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप बगैर मौक़िफ़ लिए उन्हें जनाब किसी इदारे का चढ़ा दें। मैं आपसे पूछता हूँ साराना साहब, ये जो हमारे दो जर्नलिस्ट जो उमर चीमा साहब और फ़खर साहब जो हैं वो इसका पार्ट रहे हैं, आप ये जर्नलिस्ट जिस अंदाज से चीज़ों को उठा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो सलमान, मज़े की बात बताऊँ, उमर चीमा साहब एक अरसे से हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ, ठीक है, चले पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और उनकी पूरी हिस्ट्री उठा लें पिछली कि वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सहाफ़ी, मुझे शफीक अवान के ऊपर एतराज़ हो सकता है, मैं उस पर तनकीद कर सकता हूँ, आप पे हो सकता तो आप पे भी, लेकिन अगर मैं आपको तो अपने पीछे छुपा लूँ और सिर्फ शफीक अवान पे बात करूँ तो फिर मेरी जो इंटेंशंस है वो क्लियर हो जाती है। जो सवाल उन्होंने किए इस तफ्तीश के दौरान, जब ये उन्होंने किया, पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब के घर वाला जो है वो किसी तरह शामिल हो जाए। अच्छा, सवाल क्या किए उन्होंने? शहबाज गिल साहब ने बताया कि वो सवाल उन्होंने क्या किया। अब अंदाज़ा करें, एक सहाफ़ी जो तफ्तीश कर रहा है करप्शन की, वो सवाल कर रहा है कि ये बताएं कि इलेक्शन में फ़ौज का क्या किरदार था। अच्छा जी, दूसरा सवाल, अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने ये जो इलेक्शन है इसमें किस तरह बेईमानी की। अच्छा जी, ये बताएं कि जो हुकूमत है और ये इदारों का गठजोड़ कैसा हो। भाई द हेल इज दिस, आप सहाफ़ी हैं, आप बात करें करप्शन के ऊपर, पूछें कि भाई ये करप्शन की है, कैसे की है। और जिन लोगों के नाम आए हैं, हाँ, उनसे तो आपने एक सवाल भी नहीं पूछा, एक सवाल भी नहीं किया, इंफॉर्मेशन ही नहीं ली। आपने पाक फौज की बात की है ना, ये भारत का एजेंडा और एक मखसूस सियासी पार्टी के एजेंडे को टो करते हैं। ये जो ग्रुप है ना, जी और जंग ग्रुप, इसमें ये एक मखसूस सियासी पार्टी का एजेंडा टो करते हैं। मैं राणा साहब आपको बताऊं कि ये उमर चीमा का नाम आपने लिया, फखर दुरानी का नाम लिया, तो उनके पीछे बैठे हुए जो असल गॉड फादर है मीर शकील उर रहमान, उनका नाम क्यों नहीं लेते? और उसके पीछे वो तो अपना जो उनका एजेंडा होता है और अपने जो उनके मफादात होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आखिरी हद तक जाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये इसके पीछे यकीनन जो है वो जंग ग्रुप के जो ओनर हैं वो हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि देखिए कि ये अपनी सबसे जो मैं समझता हूं कि बेबस तबका मुझे नजर आता है वो सियासतदान, और उसमें जो हदफ है इत्तेसाब का, हमें अब वो सियासतदान ही हमें नजर आते हैं। 700 अफराद शामिल हैं, इस 700 कंपनियां शामिल हैं इसमें जो पेंडोरा लीक्स है, लेकिन और उसमें मालकान की जो मीडिया मालकान हैं उनकी कंपनियां भी शामिल हैं। तो भाई आप तस्वीरें और ख़बरें तो पिछले 2 दिन से सिर्फ उन सियासतदानों की जो 8-10 हैं उनकी चला रहे हैं, अपनी तस्वीरें और अपनी खबरें जो हैं वो तो आप नहीं चला रहे। और दूसरा ये, आप अपना हिसाब तो देने के लिए तैयार नहीं है। आपके तो मीडिया हाउसेस जो है अब बहुत बड़ी जो बिजनेस एम्पायर हैं उसमें तब्दील हो चुके हैं। आपकी घी मिल्स भी हैं, आपकी शुगर मिल्स भी हैं, आपकी बेकरियां भी हैं, आपके यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस भी हैं, कोई ऐसा कि पेट्रोल पंप भी हैं आपके, कोई ऐसा कारोबार है जो हमारे मीडिया मालकान ने कर रहे हैं, वो फिर चाहते हैं कि इनका भी एहतसाब होना चाहिए, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। एक तरफ तो ये इमरान खान साहब को मुजरिम साबित करने की भरपूर बड़ी जोर लगाया, बड़ा जोर लगाया, बल्कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी चला दिया कि इमरान खान का नाम आ रहा है। दूसरी तरफ वो वज़ीर आज़म इमरान खान की ये तारीफ नहीं करते कि सबसे ज़्यादा अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में
मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की है, बिल्कुल। पाकिस्तान के फोरम पर भी और इंटरनेशनल फोरम पर भी। और कल जब वो वर्ल्ड लीडरशिप समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जनाब दुनिया के बड़े ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से फैसिलिटेशन ना करें और एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएं, इनको रोकें। ये गरीब मुल्कों से दौलत लूट कर आप बड़े मुल्कों में जब लेके जाते हैं तो वहां आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ये बातें वो नहीं करेंगे। नहीं कि करेंगे। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप जो है वो किस तरह से चीजों को ये ना बढ़ाएगी। करें। आपके अपने साथी जो हैं वो उनके टूल बने हुए हैं, आपके यूनियन जो है वो उनके टूल बने हुए हैं। कुछ इससे भी तवज्जो दिलाएं कि हमारे अंदर क्या खराबी है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जो जर्नलिज्म के अंदर भी जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उसको भी तो दूर करे ना, कि जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं उसकी भी तो अप्रिशिएट करे ना कि कौन इसको लीड कर रहा है। वो साफी इसलिए टूल बने हुए हैं कि जब पिछली नून लीग की हुकूमत थी और जिनके साथ मीर शकील और रहमान का अलायंस था, नेक्सस था, वो उसमें देखे अबसार आलम को चेयरमैन पैमरा बना दिया उन्होंने। उसके बाद इफ्तिखार अहमद देखे वो PHA के वाइस चेयरमैन थे, और जो उनके कालम नगार थे अपना अताउल्लाह कासमी, वो ये PTV के चेयरमैन थे। उससे पीछे कानी जो है वो वजीर इत्तलात बने, वहां नजम सेठी जो हैं वो भी एडवाइजर बने और PCB के बने। भाई उनके भी मुफादात जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं, इसलिए जो मीर शकील और रहमान जो हैं वो भी उनके मुफादात का। अब देखिए हर इदारे ने वर्कर यूनियन किस लिए होती है, हम जानते हैं वर्कर यूनियन। आज तक किसी वर्कर यूनियन ने किसी वर्कर को बहाल कराया है? आज तक किसी को उन्होंने वेज बोर्ड दिलवाया है? आज तक किसी घर को वो कहते हैं हम ये फंड आते हैं, को खाना पहुंचाया है? ये देखा है कि भाई ये सब मालकान के टूल बने और मालकान ने इनके सर पे हाथ रखा है। और इसमें ना इसकी जो पहली तरह डाली है जंग ग्रुप ने डाली है, अपना अपना यूनियन से अपना इदारा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये क्या चक्कर है? लेकिन सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। इसमें 92 न्यूज़ को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने एक काम किया है, जो सैलियाँ कटी थी वो बहाल कर दी हैं और 10% उन्होंने उसको रेज भी दी है। मैं सिर्फ कहता हूं ये जो कॉलम भी आज जो जाहिद हुसैन का कॉलम है वो भी इसी के ऊपर है, इसी की बेस पे सारी बात हो रही है। सारा मेला उन्होंने सजाया है। अंदर भी जाहिद हुसैन ने यही बुनियादी सवाल उठाए। वो बुनियादी सवाल क्या उठाए? वो यही उठाए कि जनाब ये जो सारा कुछ पंडोरा खुला है, इसको कैसे आप जाके फाइनली मंतकी अंजाम पे पहुंचाएंगे, आप इसका एहतसाब कर सकेंगे, शफाफियत इसमें हो सकेगी, बड़े लोगों पे हाथ डाला जा सकेगा, इदारे जो है वो हमारे क्रेडिबल हो सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये डिबेट अब पाकिस्तान में जनरेट होगी कि सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि जितने भी लोग इसके अंदर आते हैं उन सब की एक शानदार तरीके से जो है ना तहकीकात होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, कौन लोग हैं जो टैक्स बचाते हैं और कौन लोग हैं जो अपने खास मकसद के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते हुए ट्विटर टॉप ट्रेंड जो था वो था डॉक्टर्स लॉन्ग मार्च। डॉक्टर्स मसीहा हैं। अब मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं इस पे बात करना चाह रहा था। कुछ दिन पहले डॉक्टर्स ने सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने मुजाहरा कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक खातून रो रही थी कि मैंने अपनी बच्ची को लेना है स्कूल से, खुदा का वास्ता मुझे रास्ता दे दो। ये तालीम याफ्ता तबका जो है अगर उसमें बिहेव नहीं है और उसे ये नहीं पता आप मसीहा हैं, आप आने वाले वक्त के हमारे हीरो हैं, आप हमारे लिए हमारे दुख दर्द का दरमा बनते हैं, लेकिन उस औरत के आंसुओं को कहाँ फिट करूं? सवाल ये है राना साहब, पता क्या कल फवाद साहब ने जो ये कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझसे सवाल हुआ था डॉक्टर्स के हवाले से। उन्होंने कहा भाई डॉक्टरी को शोबा जो है ना वो इतना सेंसिटिव है, वो आपका मेरा इलाज करता है। मैं एक किस्म अल्लाह के पास जो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ने दी है, लेकिन वो आपको उसको आपकी ज़िंदगी के करीब करता है। वो कहते हैं हम इनका टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या जो उनकी डिग्री है ये फेक तो नहीं या किस तरह उन्होंने ली है। जब तक डॉक्टर का बनता है उसका टेस्ट नहीं लेंगे, उसको देखेंगे नहीं कि उस पैरामीटर पूरा उतरता नहीं उतरता, उसके बगैर हम कैसे उस टेस्ट के खिलाफ ये मुजाहरा कर रहे हैं। और जब भी होता है, बिल्कुल सलमान साहब ने कहा कि वो इदारे सड़कें बंद कर देते हैं और आपने खातून का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को ये हम सपोर्ट करते हैं कि ये इनका टेस्ट ले, क्योंकि ये सब मोस्ट सेंसिटिव जो डॉक्टर्स है ना, हड़तालों का भी कोई निज़ाम बनना चाहिए। ये नहीं है कि आप हर मसले को लेके ना सड़कों पे आ जाएं, अस्पताल ब्लॉक कर दें, आप मरीजों को देखने से इनकार कर दें। और ये क्या तरीका कार है कि आप आके फिर एक जिसे कहते हैं ना अपनी ताकत दिखाते हैं, और वो दिखाते ही है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये निजाम हेल्थ का नहीं चलने देंगे। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ये एक वक्त था कि लोग पुलिस से डरते थे, फिर एक वक्त आया लोग वकीलों से डरते थे, और अब लोग जो है वो डॉक्टरों से डरते हैं। और जब अस्पताल जाते हैं तो मरीज जो है एक खौफ उनको बीमारी का होता है और दूसरा डॉक्टर का खौफ होता है। अब देखिए डॉक्टर होता है मसीहा। कल जो पुलिस वाले जख्मी हुए थे डॉक्टरों के अपना तशद्दुद से,
पिम्स में डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। इससे बड़ी कंडीशन क्या हो सकती है? वेरी सैड। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है जी, और हमें इजाजत दीजिए। एक ऐसे जगह जहां पे एक जो स्वीपर है वो कई दिन कई महीने एक सरकारी हॉस्पिटल में लोगों का ऑपरेशन तक करता रहा। अगर हुकूमत ये चाहती है कि ये ज़रा पता चल जाए कि जो लोग हमारे मुआलिज हैं उनकी अपनी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन असल बात यह कि हम जब भी हम किसी को इम्तहान में पढ़ते हैं, हमारी अपनी काबिलियत का इम्तहान आता है, तो हम सड़कों पे आ जाते हैं, तालीम पीछे रह जाती है और हमारे अंदर का जो वैशी इंसान है वो बाहर आ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।